A very good and fresh morning to all of my dear friends. Hello, friends. Welcome back to my channel. Anyhow, guys, this is a very important video regarding your जो कि डी ट्रिपल एस पी ई एम आर एस सी टेट एन ई टी अदर टीचिंग रिलेटेड जॉब्स एंड पोस्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू योर पेपर वन जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है आप कोई भी एग्जाम दो टीचिंग रिलेटेड. So guys, till end तक वीडियो को देखें and please to subscribe my channel, share and like this video. Let us start this video. आज हमारा जो एमसीक्यूज है रिलेटिंग टू मोर देन 30+ क्वेश्चन है उसके बारे में हम थियोरिटिकली डिस्कशन करेंगे. क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड हाउ डू वी ट्रिक आवर ओन स्ट्रैटेजी टू टैकल ऑल दिस क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन हमारा ये है अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ चिल्ड्रेंस लर्निंग इज ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस. किसके लिए ये जो फंडामेंटल इम्पोर्टेंस अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ चिल्ड्रेंस लर्निंग इज अ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस फॉर इफेक्टिव टीचिंग के लिए, फॉर इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग के लिए, फॉर मोटिवेशन ऑफ द लर्नर. तीन चीज यहाँ पर है आपके पास. टीचिंग को या शिक्षण प्रक्रिया को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमारा चिल्ड्रंस रिलेटेड जो लर्निंग रिलेटेड फंडामेंटल अंडरस्टैंड थ्योरीज एंड प्रिंसिपल को जानना चाहिए. इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग के लिए हमको जानना चाहिए. मोटिवेशन लर्नर को मोटिवेट करने के लिए हमारे चीज़ जानने चाहिए या ऑल द अबव. यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव. क्योंकि इफेक्टिव टीचिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि थ्योरीज एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू चाइल्ड्स लर्निंग को जानना चाहिए हमको. इट शुड बी इन आवर नॉलेज रिव्यू. देन इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग के लिए क्योंकि सिलेबस करिकुलम जो प्लानिंग हो रही है अगर वी डोंट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग द थ्योरीज ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग देन हाउ कैन वी पुट द बेस्ट फॉर चिल्ड्रंस लर्निंग. चिल्ड्रंस लर्निंग के लिए इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग हम नहीं कर सकते. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर थ्री ऑफ दिस थिंग्स. मोटिवेट कैसे करना चाहिए लर्नर को, दिस इज ये रिलेटेड टू ए साइकोलॉजिकल बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल थिंग्स. सो चिल्ड्रन साइकोलॉजी रिलेटेड जो भी लर्निंग थियोरीज या प्रिंसिपल्स है अगर हम उन्हें जाने तो इट विल बी बेटर, इट विल बी ईजियर फॉर अस टू मोटिवेट द लर्नर. लर्नर को मोटिवेट प्रोत्साहित करने के लिए हमको बहुत सहायक की. तो ये तीनों ही ऊपर जो ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए all of the above is the correct answer. So option number D is the correct answer for question number 1. Then question number 2. The most appropriate meaning of learning is what? जो लर्निंग के सबसे इम्पोर्टेंट और अप्रोप्रिएट मीनिंग बहुत सारे मीनिंग है जैसे कि एजुकेशन के बहुत सारा मीनिंग है. कोई भी कंसेप्ट कहो देयर इज ए वास्ट एरिना और डेफिनेशन. तो उसमें एक ही होगी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ये कह दे तो ये इजीली समझ में आता है कि ठीक है ये होगी, ये यूनिवर्सल हो गया जो हो जाती है. तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है आपके पास जैसे कि इंक्लूनेशन इनकलेशन ऑफ इनकलकेशन ऑफ नॉलेज, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, पर्सनल एडजस्टमेंट और एक्विजिशन ऑफ स्किल. हम लर्निंग कहे तो क्या समझते हैं वो जो सारी कोई आम आदमी को कहो, कोई स्टूडेंट का कहो, कोई भी प्रोफेशनल लोगों को कहो वो सिंपल वर्ड इसका दिमाग में आ जाते हैं. वो लर्निंग कहे तो क्या कहे, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 3. Teachers' knowledge on students' needs and interest are covered by the subject. Teacher knowledge on students' need and interest are covered by the subject. टीचर का जो नॉलेज जो ज्ञान का परिधि होते हैं स्टूडेंट्स का क्या नीड है क्या इंटरेस्ट है इन हुई सब्जेक्ट और इन हुई एरिया स्टूडेंट आर मोर इंटरेस्ट इन शोइंग देयर इंटरेस्ट एंड दे नीड टू बी मोर फोकस्ड ऑन दैट. इसके जो सब्जेक्ट होती है ये जो सारी चीज टीचर का नॉलेज जो स्टूडेंट का नीड एंड इंटरेस्ट को कवर करती है. कौन से सब्जेक्ट है जहाँ पर ये सारी चीज़ कवर हो जाती है. फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन और पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन. फिलोसॉफी इज रिलेटेड टू व्हाट, द आइडियोलॉजी रिलेटेड टू एजुकेशन. सो यहाँ पर फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन नहीं हो पाएगी. तो साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन किसके साथ रिलेटेड है, वो स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन का प्रीव्यू में ये सारी चीज आ जाती है कि टीचर्स नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स नीड्स
एंड इंटरेस्ट, ये जो टॉपिक हमारा कवर हो जाती है साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन के सब्जेक्ट में। हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Then question number 4. The most important challenge before a teacher is what? सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज क्या है टीचर्स के लिए? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, क्लासरूम जो है उनमें श्रृंखला बनाए रखे। टू मेक स्टूडेंट टू डू देयर होमवर्क, अपने जो होमवर्क स्कूल में दिया गया था उसको कैसे वो स्टूडेंट करे, उसको उसी के ऊपर जो इम्पोर्टेंट है टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज। टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन और इवाल्युएशन प्रोसेस के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना। और टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल, हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको एंजॉयबल कैसे बनाए, क्योंकि अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोरिंग हो जाती है तो इट विल बी नेगेटिवली इम्पैक्ट टू द स्टूडेंट्स और द लर्नर। सो इफेक्टिव टीचिंग के लिए, इफेक्टिव इवाल्युएशन के लिए, सारी चीज़ को इफेक्टिव बनाने के लिए कंप्लीट होल प्रोसेस को a teacher, the most challenge thing is that how to make teaching learning process enjoyable. This is the most important challenge before a teacher. So यहाँ पर option number D is the correct answer. Then question number 5, the psychological aspects of classroom are best managed by, sorry यहाँ पर न्यूमेरिकल थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, हो गई, so please omit all these things and focus on the question. The psychological aspects of the classroom are best managed by, जो हमारा psychological aspect है classroom का, किसके कौन वो मैनेज करती है अच्छी तरीके से? क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, प्रिंसिपल और द स्टूडेंट देमसेल्फ। कौन यहाँ पर हमारा जो साइकोलॉजी एस्पेक्ट क्लासरूम का है वो बहुत अच्छे से मैनेज करती है? द क्लास टीचर, द सब्जेक्ट टीचर और द प्रिंसिपल। यहाँ पर हमारा कौन वो चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज करती है? ठीक है। सब्जेक्ट टीचर कौन होते हैं, क्लास टीचर कौन होती है, प्रिंसिपल और स्टूडेंट देमसेल्फ, इसका रोल क्या क्या होते हैं? ठीक है। तो सबसे जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मैनेज करते हैं सबसे बेस्ट तरीके से वो है हमारे क्लास टीचर, बिकॉज ही और सी हैज़ द मोस्ट बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन देयर हेड। ओके। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, students can be classified into 4 types on the basis of their learning। और लर्निंग के हिसाब से स्टूडेंट को हम 4 टाइप से 4 भाग में विभक्त करते हैं। Which one of the following 6 meaning and reasoning to the learning? इनमें से कौन जो पार्ट है हमारा जो कि 6 मीनिंग एंड रीजनिंग टू द लर्निंग, वो कौन है? इनोवेटिव लर्नर, एनालिटिकल लर्नर, कॉमन सेंस लर्नर और डायनामिक लर्नर। यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, एनालिटिकल लर्नर। ठीक है, जो कि रीजनिंग एंड मीनिंग के लिए है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, instruction that takes into account various types of learners and learning style and is adapted accordingly is to be said to be teacher center। जो भी कोई जैसे कि कोई instruction that takes into account various types of learners and learning style and is adapted accordingly, तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं? वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड को टीचर सेंटर, डिफरेंशिएटेड, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर वो होते हैं हमारे डिफरेंशिएटेड। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, ए हेवी एम्फासिस ऑन मेजरेबल आउटकम्स लीड्स टू। अगर कोई हम हेवी एम्फासिस दे किसके ऊपर? मेजरेबल आउटकम, देन लीड्स टू रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर आपकी सही आंसर है बोथ ए एंड बी, रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन। Then question number 9, teachers who are enthusiastic in the classroom teaching, टीचर जो कि क्लासरूम टीचिंग के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत क्यूरियोसिटी है, देन हम क्या कहते हैं? लैक प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट व्हिच स्टेज हिडन अंडर देयर एंथुसियाज्म, जो कि उसका लैक प्रोफिशिएंसी क्या है? मतलब ज्ञान जो है वो कम है
इसीलिए वो चीज़ एंथुसियास्टिक के लिए, उसका जो नेचर है क्यूरियोसिटी के लिए, इंटरेस्ट के लिए वो छुप जाती है। और सिंपली ड्रामाटाइज टू होल्ड द स्टूडेंट अटेंशन, अगर ये चीज़ है तो वो ड्रामा करे, कोई दिखावा करे कि स्टूडेंट का अटेंशन पाने के लिए, या इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और क्या करती है वो, अपने स्टूडेंट को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से इन्वॉल्व करती है। ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है टीचर्स एंथुसियास्टिक अगर हो जाए, तो वो है इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन diversity in student demographics requires common academic standard to diversity in student demographics। अगर student demographic का मतलब क्या है, population, तो अगर student demographic requires common academic standard तो किसके लिए चाहते हैं वो चीज, प्रोवाइड ए कॉमन बेंचमार्क फॉर असेसमेंट, promote genuine learning for high performing student, ensure that all states have the same requirement as required by the central government, और नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना है। डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट डेमोग्राफी, स्टूडेंट का जो पॉपुलेशन होता है क्लासरूम के वाइज हो किसी के तरीके से, वो डाइवर्स होते हैं, कहीं पर सिमिलर और यूनिवर्सल नहीं होते, इक्वल पोर्शन में नहीं होता है। सो दैट रिक्वायर्स कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड, किसके लिए वो चाहते, प्रोवाइड ए कॉमन बेंचमार्क फॉर असेसमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड, initiative thinking is a part of the process of discovery, has been encouraged by traditional teaching, or is not a cognitive process, or none of the above. It is a part of the process of discovery. Okay, then while presenting your ideas, question number 11, while presenting your ideas, यहाँ पर हो गई इज ए पार्ट ऑफ योर डिस्कवरी थिंकिंग, तो ये यहाँ पर हमारा कवर हो गई जो कि हमारा प्रोवाइड ए बेंचमार्क जो कि रिलेटेड टू डेमोग्राफिक ऑफ द स्टूडेंट। देन आपकी हो गई यहाँ पर इनिशिएटिव थिंकिंग किसके लिए है, जो कि प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। देन आपके क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, व्हाइल प्रेजेंटिंग योर आइडियाज, जब भी आपको आइडिया प्रेजेंट करना है इन क्लासरूम में, इट इज़ बेटर टू क्या करनी है, आपको क्या करना ज़्यादा अच्छा रहेगी, रिकग्नाइज दैट देयर कैन बी अदर व्यूज, आपको ये रिकग्नाइज करना है कि वहाँ पर अदर व्यूज भी है, रिकग्नाइज दैट स्टूडेंट आर नॉट ए होमोजेनियस मास, टू ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, टेक डिसेंटिंग व्यूज इन कंसिडरेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 है तो कोड यहाँ पर है, बोथ आई एंड 3 आई, ओनली 3 आई, ओनली 2 आई एंड 3 आई, बोथ और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सही क्या रहेगी, वो है ऑप्शन नंबर डी या ऑल ऑफ द अबव, वो की इम्पोर्टेंट है जब भी आप कोई क्लासरूम में कोई प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12, individual differences in learning process are given the least importance in, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जैसे कि कोई स्टूडेंट रीजनल वाइज डिफरेंट हो, एज फैक्टर भी हो सकती है, नॉलेज फैक्टर भी हो सकती है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस अपने अपने स्टूडेंट के साथ होते हैं। तो इन लर्निंग प्रोसेस देर आर गिवन द लीस्ट इंपॉर्टेंस, किसको लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। यहाँ पर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आइडियलिज्म को। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटीज अडॉप्टेड बाय टीचर इन साइक्लिक ऑर्डर। अगर हम इस 4 ऑप्शन यहाँ पर है, इसको कोड के हिसाब से हम अरेंज करें एक साइक्लिक ऑर्डर में लर्निंग एक्टिविटीज को, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटीज को, तो वो क्या हो जाएगी, अकोमोडेशन, कन्वर्जिंग, एसिमिलेशन, डाइवर्जिंग, कोड। देन ऑप्शन में क्या होगी, पहला 1 2 3 आई जो कि है वही तरीके से रहेगी, या आई 3 आई 2 आई या 2 आई 3 आई या आपकी 3 आई और 2 आई एंड यहाँ पर सही ऑप्शन है डी, वो कैसे है हम देखते हैं, जैसे कि असिमिलेशन पहले से करना है, दूसरे अकोमोडेट करना है, देन कन्वर्जिंग, देन आई में डाइवर्जिंग कोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 14,
वी यूजुअली सेज दैट हम नॉर्मली क्या कहते हैं दैट नो टू स्टूडेंट्स आर अलाइक, हम सभी ये कहते हैं कि दो स्टूडेंट अलग अलग है, वो एक प्रकार की नहीं हो सकती। दे मे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ, वो डिफर कर सकते हैं कौन सी टर्म में, अपब्रिंगिंग एंड सोशल स्टेटस, एटीट्यूड एटीट्यूड एंड ऑल द अबव, वो डिफर सारे चार चीज में हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन आपके ये क्वेश्चन, ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15, reinforcement is provided by any factor that increases the probability that a response will be repeated. Which of the following can be factor or factors for reinforcement? यहाँ पर reinforcement के कौन ज़्यादा अच्छे फैक्टर हो सकते हैं? Praise, token reward, simply succeeding in a task और all of the above। यहाँ पर आपके ऑप्शन रेनफोर्समेंट सारी चीज में हो सकती है, प्रेस कर कर हो सकते हैं, रिवार्ड देकर होते हैं, या सक्सीडिंग टास्क को हम सिंपली कैसे करें वो चीज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 16, when you complete your math exercise, जब भी आप आपकी मैथ एक्सरसाइज कंप्लीट करी हो, यू कैन प्ले द कंप्यूटर गेम, आप कंप्यूटर गेम खेल सकते हो यूजिंग सच काइंड ऑफ रेनफोर्समेंट। One student's favorite activity can be used to reinforce the student's engagement in a less popular activity is termed as। जब भी आप एक स्टूडेंट को क्या रेनफोर्स कर रहे हो, क्या बढ़ावा दे रही हो कि पहले आप मैथ का एक्सरसाइज कंप्लीट कर दो, देन आप में कंप्यूटर गेम खेल सकते हो या कोई भी आपका जो फेवरेट चीज़ है वो कर सकते हो। तो ये रेनफोर्स करके स्टूडेंट को एंगेजमेंट इन लेस पॉपुलर एक्टिविटी, जो कि लेस पॉपुलर एक्टिविटी उनमें से हम रोके, तो वो क्या चीज़ें, प्रीमार्क प्रिंसिपल, थंडाइक लॉ, पावलोव एक्सपेरिमेंट और नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर आपकी है कौन से ऑप्शन सही, प्रीमार्क प्रिंसिपल। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 17, मॉर्फोग्राफ्स इज द टर्म एसोसिएटेड विथ व्हाट। अगर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि कोई सब्जेक्ट रिलेटेड, ये कौन सी स्टडी है, या आपके और में बहुत सारी चीज़ आ सकती है जैसे कि इस साइंस इज रिलेटेड टू व्हाट, स्टडी इज रिलेटेड टू व्हाट, जैसे कि डेमोग्राफी किसका है, पॉपुलेशन स्टडी किसके लिए है, वो सारी चीज़ आपको क्वेश्चन में आ सकती है। तो आप वो चीज़ को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। मॉर्फोग्राफ, मॉर्फोग्राफ, क्रिएटिव स्पेलिंग, करेक्टिव रीडिंग, करेक्टिव लर्निंग और करेक्टिव बिहेवियर। यहाँ पर मॉर्फोग्राफ्स किस टर्म से एसोसिएटेड, मॉर्फोग्राफ टर्म्स किस से एसोसिएटेड, वो है हमारी करेक्टिव स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 18, which of the following description या descriptions apply in context of constructivist approach and cognitive theory of learning। यहाँ पर जो चार आपकी डिस्क्रिप्शंस है, वन ए बी सी डी, तो ये अप्लाई इन कंटेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एंड कॉग्निटिव थ्योरी, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वो कौन है, लर्नर्स एज एक्टिव पार्टिसिपेंट इन लर्निंग प्रोसेस, या कह सकते हो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट कॉग्निटिव थ्योरी के लिए जो प्रिंसिपल्स है बेसिक दोनों के लिए सेम लागू है, वो क्या चीज़ है, सीकिंग टू इंटरप्रेट यूजिंग मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, या ऑल द अबव। यहाँ पर जो तीन यहाँ पर है वो ही कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिव के लिए ही सिमिलर प्रिंसिपल्स है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 19, organized bodies of knowledge that we build up about particular object, situation or phenomena are termed as। जो कि हम कुछ फेनोमेना हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई सिचुएशन को हम ऑर्गेनाइज करें, उसको बिल्डअप करने के लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या सिचुएशन को, फेनोमेना को, उनको क्या कहते हैं, वो प्रोसेस को, स्कीमाज और मेंटल स्कीमाटा, मेमोरी, कॉग्निशन और नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर आपके इस चीज़ को हम कुछ नहीं कहते, नॉन ऑफ द अबव, ना स्कीमास, ना मेमोरी, ना कॉग्निशन कहते। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 20, द
टेकिंग इन ऑफ ए न्यू इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड, अगर हम कोई न्यू इंफॉर्मेशन ले उसको हम क्या कहते हैं? असिमिलेशन, अकोमोडेशन, कग्निशन और रिसेप्शन। यहाँ पर वो चीज को हम कहते हैं असिमिलेशन। ठीक है। Question number 21. The term used to refer a variety of ways in which teachers and others help or support learners. जो टर्म यहाँ पर हम यूज करते हैं जैसे कि स्कैफोल्डिंग, कग्निशन, रेनफोर्समेंट या नॉन ऑफ द अबव, वो तीन शब्द में कौन से शब्द है जो हम यूज करते हैं टू रिफर, समझाने के लिए, द वेराइटी ऑफ वेज इन व्हिच टीचर्स एंड अदर्स हेल्प और सपोर्ट लर्नर्स to move beyond their current level of understanding by giving those cues, suggestions, or even direct guidance at appropriate moment in their investigation or activities is known as। कौन सी प्रक्रिया है या कौन से टर्म है यहाँ पर जो टीचर्स जो वेराइटी यूएस व्यवहार करते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, किसके लिए? स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए, अदर्स हेल्प और सपोर्ट लर्नर्स टू मूव बियॉन्ड देयर करेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी जो समझाने समझने के लिए जो लेवल है उसके स्टूडेंट के, उनको पार कर कर बाय गिविंग दोज क्यूज, हम क्यूज दें, सजेशन दें, डायरेक्ट गाइडेंस करें, अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन देयर इन्वेस्टिगेशन और एक्टिविटीज, वो चीज को हम, वो टर्म को क्या कहते हैं? वो सारी चीज को स्कैफोल्डिंग, कग्निशन और रेनफोर्समेंट। यहाँ पर स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या हो गया? स्कैफोल्डिंग का ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 22, द चेंजेस इन बिहेवियर और लर्निंग आर द नेट रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस इंटरैक्टिंग विथ इनेट predispositions and processes within the learner। वो क्या है? नियो बिहेवियरल थ्योरी, कग्निटिव थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी। आपके ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, नियो बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 23, द स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स में डेवलप बिलीव्स, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी बिलीव हो सकते हैं जो डेवलप कर रही है, अबाउट देयर ओन एबिलिटी टू कोप इफेक्टिवली इन ए वेराइटी ऑफ सिचुएशन। स्टूडेंट और इंडिविजुअल जो कोई भी हो, एक व्यक्ति हो, एक स्टूडेंट हो, एक छात्र हो, जो अपने अंदर वो बिलीव, वो विश्वास जन्माती है कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई नेगेटिव के हो जाती है कि मैं ये कोई भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती हूँ, या कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं कि हाँ सारी सिचुएशन में कोप करके जा सकती हूँ। दिस कैन बी टर्म्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ एफिकासी, सेल्फ रेगुलेशन, ईगो और कॉन्फिडेंस। इसको हम क्या कहते हैं? ये है सेल्फ एफिकासी। वो अगर हो या ना हो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो नेगेटिव या पॉजिटिव लाए, क्योंकि इस प्रोसेस को हम सेल्फ एफिकासी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 24, the ability of an individual to think about one's own thought process, self monitor and modify one's learning strategy as necessary is termed the ability of an individual। एक व्यक्ति का खुद का जो एबिलिटी, क्षमता है टू थिंक अबाउट वंस ओन थॉट प्रोसेस, खुद की थॉट प्रोसेस के लिए, भावना के लिए, प्रोसेस प्रक्रिया को सोचने के लिए, सेल्फ मॉनिटर, अपने खुद को सेल्फ मॉनिटर करने के लिए, एंड मॉडिफाई वंस लर्निंग स्ट्रैटेजी, एक खुद का या किसी का लर्निंग स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करने के लिए आज नेसेसरी स्टॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? नेट कॉग्निशन, सेल्फ रेगुलेशन, सिंपली कॉग्निशन और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव, ये इसको हम कहते हैं मेट कॉग्निशन। Then question number 25. Teachers blame a student's learning problems or teachers blame a student's learning problem. Lack of motivation, lack of intelligence, causal parental attitude और none of the above। यहाँ पर क्या होता है? लैक ऑफ मोटिवेशन के लिए टीचर्स ब्लेम करते हैं स्टूडेंट को। टीचर्स ब्लेम ए स्टूडेंट्स लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑन लैक ऑफ मोटिवेशन। Then question number 26. Most of the time we prepare some MCQ just because of before that we have already discussed about the theories and related to चाइल्ड पेडागोजी, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एक्सेट्रा। सो ये जो हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड और मेथोडोलॉजी,
ये टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सीटेट नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, अगर आप 10,000 एमसीक्यूज रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मेथोडोलॉजी में प्रैक्टिस करके जा रही हो एग्जाम के लिए अपेयर करने के लिए, सो एटलीस्ट आपको 20 क्वेश्चन तो उसी के अंदर में मिल जाएगी अगर आप रिग्रेसिवली प्रैक्टिस कर रहे हो मेरा क्वेश्चन। तो होप फॉर द बेस्ट and let us start the second question. Next question, sorry, 26. The memory that refers to our memory of meaningful facts, rules, definition, concepts and principle is termed at what? यहाँ पर ज़्यादा डेफिनेशन की तरह क्वेश्चन में रखी हूँ क्योंकि समझने के लिए अच्छा हो या डायरेक्ट क्वेश्चन भी ना हो, ये इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन हो। जैसे कि द मेमोरी दैट रिफर्स, यहाँ पर 3 टाइप का मेमोरी दिया गया है आपको, सेमांटिक, एपिसोडिक, प्रोसीजरल। तो कौन सा मेमोरी है जिसको हम समझते हैं कि मीनिंगफुल फैक्ट्स, रूल्स, डेफिनेशन, कंसेप्ट एज प्रिंसिपल इज टर्म्ड एज, कौन सी मेमोरी यहाँ पर है? वो है हमारी सेमाटिक मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 27, an individual's awareness of his or her own memory, मेरा खुद का या कोई व्यक्ति का खुद का मेमोरी के लिए, अपनी निजी मेमोरी के लिए या वो चीज़ को जानने का अवेयरनेस, खुद का वो सचेतन हो, memory processes and that the ways in which storage and retrieval of information can be enhanced is termed as, हम इस मेमोरी को क्या कह सकते हैं? वो हम इस मेमोरी को भी हम सेमाटिक कहते हैं। ठीक है। दो क्वेश्चन नंबर 28, which of the following can impact process listening in an adverse manner? which of the following, इनमें से चार में से कौन है जो कि impact process लिसनिंग इन ए डाइवर्स मैनर, एक डाइवर्स मैनर में लिसनिंग प्रोसेस को वो कहते हैं कि एक्सेस ऑफ लिसन मटेरियल, मैसेज ओवरलोड, वेरी हाई स्पीड ऑफ स्पीकिंग, ए गुड अमाउंट ऑफ हियरिंग लॉस और ऑल द अबव। यहाँ पर आपकी जो ऑप्शन है वो सही, एक्सेस ऑफ लिसन मटेरियल, मैसेज ओवरलोडेड। अगर कोई मैसेज ओवरलोडेड हो रही है, बार बार वही चीज़ को सुनाई दे रही है आपको, तो वो आपको एडवर्स मैनर में आ जाएगी। ठीक है। Then question number 29. The most important aspect of communication listening can be improved by, अगर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कहते हैं जो कम्युनिकेशन लिसनिंग के लिए इम्प्रूव करने के लिए, कैन बी इम्प्रूव बाय, किसके साथ वो इम्प्रूव हो सकती है? लिंकिंग लिसनिंग टू मॉनिटरी रिवार्ड सिस्टम, मॉनिटरी रिवार्ड सिस्टम के साथ हम लिसनिंग को जुड़े, मेकिंग द कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड, हम कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाए, नीड बेस्ड बनाए, एनहांसिंग द हमारा क्या चीज़ें, वॉइस इफेक्टिवनेस टू इम्प्रेसिवनेस। तो यहाँ पर आपकी सॉरी, यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने मिसप्लेस कर दिया, जो कि वेरी हाई स्पीड स्पीकिंग भी डाइवर्स एडवर्स इन मैनर करती है, गुड अमाउंट ऑफ हियरिंग लॉस अगर हो, बोर्ड चीज़ भी यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन लिसनिंग, अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कम्युनिकेशन लिसनिंग में हम कहें वो कौन सी चीज़ है? लिंकिंग, वो सारे चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन नंबर all the above is important. Okay, option number all the above is important. Then listening is a lecture is basically informational listening or evaluative listening, empathetic listening or dynamic listening. Listening to a lecture is a dynamic listening. ठीक है, कोई भी लेक्चर हो सकती है, पढ़ाए, कोई भी हम डिबेट सुन रही है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 31, to evaluative listening is basically about what? To accept or reject an idea given to the listener, to evaluate the speaker's credibility and personality, और सी बोथ ऑफ द above, सारी चीज़ हो सकती है। टू इवालुएटिव लिसनिंग, अगर हम इवालुएटिव लिसनिंग कहें तो वो बेसिकली अबाउट टू व्हाट? रिजेक्ट और एक्सेप्ट आइडिया गिवन टू द लिसनर, हम रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। टू इवैल्यूएट द स्पीकर्स क्रेडिबिलिटी एंड पर्सनालिटी को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट।
Okay. Then question number 32. According to Francis Gallon, heredity does not go to immediate parents but to remote ancestors. Only 50% of the heredity is due to parents, great grandparents और grandparents. यहाँ पर क्या चीज सही आंसर है आपकी? ऑप्शन नंबर बी, जो कि 50% आ सकती है हेरिडिटी इज टू ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. देन क्वेश्चन नंबर 33, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर. अगर हम ये जो चार पांच टीचिंग प्रोसेस दिया गया है यहाँ पर, हमको ऑर्डरली अरेंज करना है. वो कौन पहला रहेगा, कौन सिक्वेंस वाले रह जाएंगे. रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस वन, आई में है, 2 आई में इवाल्युएशन, 3 आई में रीटीचिंग, आई बी में फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, बी में प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स कोड. यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 33. पहला है जो है हमारे जैसे कि रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, ये तो आपकी पहले रह जाएगी जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है. इवाल्युएशन प्रोसेस, रीटीचिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स, कौन सी तरीके से ये सारी चीज हो सकती है. तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस, मैंने एक टीचिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है चैनल पर, आप चाहे तो वो देख सकते हो इस चीज को सट आउट करने के लिए. सो गाइज, this is all about the question. This is the today task and there is one two more question. Please answer in my comment box. And second home task is for you is that question number 33. A student helps a teacher to solve the problem during the course of lecture in classroom. कीजिए, अगर कोई स्टूडेंट्स टीचर को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सहायता करे, देन उसको हम क्या कहते हैं, एन एम्पैथेटिक लिसनर, इवैल्यूएटिव, रियलिस्टिक. हम इसको क्या कहते हैं, या नॉन ऑफ द. ये भी आपकी होम टास्क है. सो ये टास्क को आप कंप्लीट करना जरूर. और हमारे और एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन टुडे इज फॉर योर होम टास्क. सो ये है आपकी होमवर्क, इसको आपको कंप्लीट करनी है. द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एनहांसेस थ्रू, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो किसके सहित एनहांस होते हैं. द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड कॉमननेस, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, इनफॉर्मल इन्वायरमेंट एंड ऑल द अबव. ये क्वेश्चन नंबर 35, 34 एंड आपके लिए 33 आपको चूज करनी है. ये 3 क्वेश्चन में आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में. मैं सारे क्वेश्चन का जो आंसर मैं उसको इवैल्यूएट करूंगी, मैं उसको आपको डायरेक्ट रिप्लाई करूंगी. सो गाइज, wish you all the best for your exam and please to subscribe my channel, share and like this video. I hope all the 3 questions will be solved to all of my viewers because it is a homework. I hope you are doing all this homework. Thank you and please to subscribe my channel. Stay safe and stay home. Stay healthy.